कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। मेरा नाम सरफराज अहमद है। इस वक्त मैं नॉर्थ नाजिबाबाद में रिहाइश पजीर हूँ। मेरी उम्र 70 साल है और ये मेरी सच्ची कहानी है। आज से तकरीबन 30 साल या 35 साल पुरानी बात है कि हम लोग मॉडल कॉलोनी कराची में रहते थे। हमारे घर का नाम काशाना था। उस वक्त मॉडल कॉलोनी की आबादी ना होने के बराबर थी। हमारा घर बहुत बड़ा था और बहुत ही पुराना 1000 गज पर बना हुआ घर, जिसमें तकरीबन 500 गज पर घने दरख्त थे जो बरगद, नीम और इमली और मुख्तलिफ फलों के थे। एक गट्ठल का भी दरख्त था। एक बड़ी सी चारपाई का झूला जो कि बरगद के दरख्त में था और उस पर बारिश में हम सब बच्चे झूला झूलते थे। लेकिन मैं अक्सर दोपहर को, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी या बरसात, उस चारपाई पर स्कूल से आने के बाद जरूर सोता था। हालांकि वालिदा बहुत सख्त थी मगर मुझे सुकून वही मिलता था। मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था मगर पढ़ाई में बहुत कमजोर था। एक दोपहर को सख्त गर्मी और मैं स्कूल से आकर खाना खाकर सोने के लिए अपनी पसंदीदा जगह पर चला गया। अभी मैं आधी नींद और जागने की कैफियत में था कि मुझे लगा कि कोई मेरे कान में सरगोशी कर रहा है, तुम दरख्त पर आ जाओ, तुम्हें और सुकून मिलेगा। कई मर्तबा जब मैंने ये आवाज सुनी तो मैं फौरन उठकर दरख्त पर चढ़ गया और 2 शाखों के दरमियान इस तरह सो गया जैसे कोई आरामदेह बिस्तर लगा हो। अब मुझे दरख्त पर सोना अच्छा लगने लगा कि मैं जब भी स्कूल से आता भागकर सीधा दरख्त पर जाकर सो जाता। फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे सिरहाने रो रहा है। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि शाम हो गई और मैं दरख्त से उतरकर ट्यूशन पढ़ने चला गया। वापसी पर बार बार कोई धीमी सी आवाज में, जो कि किसी औरत की आवाज थी, वो कह रही थी कि आज रात को दरख्त पर जरूर आना। मैं रात को अपने बिस्तर पर सो रहा था कि तकरीबन रात 2 बजे के करीब वही आवाज फिर आई, आ जाओ जल्दी करो। मैं खामोशी से उठा और दरवाजे पर गया मगर घर के बाहर जाने वाले दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और चाबी अम्मा के पास थी। मैंने जैसे ही ताले को हाथ लगाया ताला खुद ब खुद खुल गया और मैं दरख्त पर जाकर अपनी पसंदीदा जगह पर सो गया। मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ। सुबह जब मैं उठा तो अपने बिस्तर पर मौजूद था, लेकिन रात का वाकया मुझे अच्छी तरह से याद था। 2-4 दिन यही सिलसिला चला। फिर मैं रात का बेचैनी से इंतजार करने लगा। मैं ये बताना भूल गया कि रात के वक्त जहाँ दरख्त था बहुत अंधेरा रहता था कि कुछ भी नजर नहीं आता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि जैसे दिन निकला हो। एक रात जब मैं दरख्त पर गया तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बालों में उंगली फेर रहा हो। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। पढ़ाई से मेरा दिल बिल्कुल उचाट हो गया और मुझे हर वक्त दरख्त पर जाने की बेचैनी रहती। एक रात जब मैं दरख्त पर जाने के लिए तैयार हुआ तो मेरे बड़े भाई की आंख खुल गई। उन्होंने मुझे बाहर निकलते हुए देखा तो शोर मचाकर पूरा घर इकट्ठा कर लिया। तमाम घर वाले मेरे पीछे भागे, लेकिन मैं इतनी तेजी से दरख्त पर चढ़ गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। दरख्त से मैंने देखा कि मेरे घर वाले नीचे बहुत परेशान खड़े हैं मगर उनको नजर नहीं आ रहा था। हालांकि मैं उन सबको बआसानी देख सकता था। पूरी रात घर वाले परेशान रहे और मैं पूरी रात दरख्त पर सोता रहा। दूसरे दिन मेरे घर वालों ने बहुत कुरेद कर पूछा कि रात में कहाँ गया था, मगर मैंने लाइलमी का इजहार किया। अब अम्मा ने मेरी निगरानी पर मेरी बहन को लगा दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि 12 बजे मेरी बड़ी बहन बेखबर होकर सो जाती। अब रोज बरोज मेरी सेहत गिरने लगी। मेरी वालिदा ने परेशान होकर मेरे वालिद को खत लिखा और उनको आने को कहा। उस जमाने में वो मशरकी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां पर रेलवे में मुलाजिम थे। तकरीबन 1 माह के बाद मेरे वालिद साहब आ गए और वो मुझे अपने साथ रखने लगे और अपने साथ नमाज के लिए लेकर जाने लगे। एक दिन फजर की नमाज के दौरान मैं उठकर भाग गया और सीधा दरख्त पर चला गया और अपनी पसंदीदा जगह पर जाकर सो गया और 2 दिन तक मैं नीचे नहीं आया। मेरे वालिद साहब ने थाने में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। दरख्त पर मेरे कानों में वही सरगोशी हुई, तुम मत घबराओ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। 2 दिन के बाद मैं दोपहर को दरख्त से उतरकर घर आ गया। तमाम घर वाले परेशान थे और मुझसे सब लोग बारी बारी पूछ रहे थे कि तुम कहाँ चले गए थे। मैं खुद भी हैरान था कि उन लोगों को क्या हो गया है। मैं कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पाता, सिर्फ ये कहता कि मैं घर पर था।
والد صاحب کو بھی کام پر جانا تھا، اس لیے انہوں نے والدہ سے کہا کہ اس کو نواب شاہ نثار کے پاس بھیج دو۔ نثار میرے سب سے بڑے بھائی جو کہ نواب شاہ میں TNT میں کام کرتے تھے۔ میں بھائی جان کے ہمراہ نواب شاہ چلا گیا، مگر میری راتیں اسی طرح ہی درخت پر بسر ہوتی اور صبح میری آنکھ نواب شاہ میں آنکھ کھلتی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا اور پھر ایک دن میرے بھائی مجھے کراچی لے آئے اور والدہ کو تمام حالات سے آگاہ کیا کہ میں نوکری کروں یا اس کو دیکھوں۔ یہ رات کو اپنے بستر پر سے غائب ہو جاتا ہے اور صبح بستر پر موجود ہوتا ہے۔ میری والدہ پریشان ہو گئیں اور انہوں نے کسی مولوی صاحب کو بلوا کر مجھے دکھایا اور میری تمام باتیں ان کو بتائیں۔ مولوی صاحب نے والدہ کو بتایا کہ اس پر سایہ ہو گیا ہے، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے ورنہ یہ گھر والوں کو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ والدہ بیچاری بہت فکر مند ہو گئیں۔ ایک تعویذ میرے گلے میں ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے مجھے لگتا کہ میرے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ میں نے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ تعویذ اتار کر پھینک دیا۔ دوبارہ جب مجھے تعویذ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو میں نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا، تمام گھر کے برتن وغیرہ اٹھا کر زمین پر مارنے لگا۔ تمام گھر والے مل کر بھی مجھے قابو نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے میں درخت پر چڑھ گیا اور ان لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر میرے کان میں آواز آئی، اب تم میری پناہ میں ہو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر میں سو گیا اور نیند کی حالت میں نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی جو کہ میرے سرہانے میرا سر دبا رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ اس کو اپنی باہوں میں لیا اور پیار کرنے لگا۔ اب میری عمر تقریباً 15 سال کی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ کھلی، لیکن جب میں جاگا تو اپنی چارپائی پر تھا اور بالکل اکیلا تھا۔ نہ جانے گھر والے کہاں تھے، مجھے کھانے پینے کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ گھر والوں کو اس طرح دیکھتا جیسے یہ لوگ میرے لیے اجنبی ہوں۔ پھر زبردستی میرے بھائی مجھے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ بند روڈ پر اس کا کلینک تھا۔ کئی ماہ تک میرا علاج ہوتا رہا۔ اتنے عرصے میں نے میٹرک 3rd ڈویژن میں کر لیا۔ اس کے بعد ہندوستان نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور 1965 کی جنگ شروع ہو گئی۔ رات ہوتے ہی پورے شہر میں بلیک آؤٹ ہو جاتا، جس سے میں بھرپور فائدہ اٹھا کر درخت پر جا کر سو جاتا۔ جنگ ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہوگا کہ جب میں درخت پر تھا مجھے لگا کہ کسی آدمی کا سایہ میرے گھر کی چھت پر تھا۔ حالانکہ چاروں طرف گپ اندھیرا تھا، مگر مجھے ایسے دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے میں دن کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں۔ میں فوراً درخت کی شاخ سے جو کہ بالکل چھت سے ملی ہوئی تھی چھت پر کود گیا۔ وہ آدمی مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن میری آواز اتنی زوردار نکلی کہ پورا گھر اٹھ گیا اور لالٹین لے کر صحن میں آ گئے۔ میں نے چھت پر چلا کر اس آدمی کو کہا، تم کون ہو؟ مجھے اپنی آواز اجنبی لگی کیونکہ آواز میں اتنا روب اور دبدبا تھا کہ میں خود حیران تھا کہ کیا یہ میری ہی آواز ہے۔ میری آواز سن کر تمام محلہ اکٹھا ہو گیا اور رضاکار بھی آ گئے جو اپنی فوج کے لیے کمبل وغیرہ مختلف چیزیں جمع کر رہے تھے۔ کسی نے کہا یہ آواز تو چھت پر سے آ رہی ہے۔ تمام لوگ بھاگے ہوئے ہماری چھت پر چڑھ گئے اور اس آدمی کو قابو کر لیا جو کہ پیراشوٹ سمیٹ رہا تھا۔ وہ ہندوستان کا ایک جاسوس تھا جو کہ پاکستان میں جاسوسی کرنے آیا تھا اور غلطی سے ہماری چھت پر اتر گیا۔ پھر ماڈل کالونی کی پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد کالج میں ایڈمیشن شروع ہو گئے، لیکن میں نے گھر والوں کے اصرار کے باوجود ایڈمیشن نہیں لیا اور اس طرح میں نے اپنا سارا سال برباد کر لیا۔ بقول گھر والوں کے میں گھر سے مہینوں غائب رہنے لگا۔ میں ایک گاؤں چلا گیا جہاں میں ایک لڑکی شہلا کے ساتھ رہنے لگا۔ شہلا ہی وہ لڑکی تھی جو مجھے خواب میں نظر آتی تھی، اب حقیقت میں میرے ساتھ رہتی اور مجھے حوصلہ دیتی۔ کبھی مجھے گھر والے یاد آتے تو وہ مجھے اس طرح سے خوش کرتی کہ میں تمام باتیں بھول جاتا۔ ایک روز میرے محلے کے کسی صاحب کو اس گاؤں جانے کا اتفاق ہوا اور انہوں نے مجھے وہاں دیکھ کر گھر والوں کی اطلاع دی اور میرے گھر والے زبردستی مجھے وہاں سے کراچی لے گئے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور اب میں 17 سال کا بانکا نوجوان تھا اور بہت علاج اور پیروں فقیروں کی وجہ سے میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ میں نے اسلامیہ کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور روزانہ کالج جانے لگا۔ میں نے اپنے مضمون میں جغرافیہ کا مضمون لیا۔ جغرافیہ میں میری ایک کلاس فیلو لڑکی کی جس کا نام حمیدہ تھا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور آہستہ آہستہ میری اس سے دوستی ہو گئی جو آگے چل کر محبت میں بدل گئی۔ ایک روز دوپہر کو اچانک کالے بادل آئے اور اس روز دن میں بھی رات ہو گئی۔ یہ بات 1967 کی ہے۔ اس دن کراچی میں اتنی سخت بارش ہوئی کہ ایسا لگا کہ آج کے بعد کبھی بارش ہوگی ہی نہیں۔ تمام نظام دھرم برم ہو گیا۔ میں اور حمیدہ کالج سے نکل کر گرو مندر کی طرف جا رہے تھے، مگر پانی کی رفتار اور اوپر بارش کا زور اتنا تھا کہ وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی، اس لیے گھنے درخت کے نیچے ہم لوگوں نے پناہ لی۔ اچانک میرے کان میں آواز آئی، کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ لیکن میں تمہیں نہیں بھولی، میں قید میں تھی، اب میں آزاد ہوں۔ اتنے میں حمیدہ نے کہا، سرفراز جلدی چلو گھر، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔
लगता है कि जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा हो। बारिश भी हल्की हो गई। किसी तरह गिरते पड़ते हम स्टॉप पर आ गए। किसी न किसी तरह मुश्किलों से अपने अपने घर पहुंचे। बारिश ने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। हर तरफ पानी ही पानी था। एक रोज अचानक एक जगह मेरी उसी लड़की शहला से मुलाकात हो गई जो मेरे ख्वाबों में आती थी। वो मुझे साथ लेकर के घर में दाखिल हुई और एक कमरे में ले गई। मैं किसी नादीदा कुव्वत के साथ उसके साथ जा रहा था। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ। अब तो मुझे भी परेशानी हो गई। रात को घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि मेरे बड़े 2 भाइयों ने मुझे पकड़ा, मगर मैं उनके बस में नहीं आ रहा था। भाई को किसी ने मशवरा दिया कि इसको जामिया मलीर के पास एक बुजुर्ग रहते हैं, उनको दिखाओ। ये कि भाई मुझे वहां लेकर गए। बाद में पता चला कि कोई जिन मुझ पर काबिज है, लेकिन मैं बरगद का दरख्त छोड़कर अब नीम के दरख्त पर जाने लगा। मेरी निगरानी के लिए एक आदमी को बतौर नौकर मेरे लिए रख दिया गया, जो हर वक्त मेरी निगरानी करता। लेकिन उसके बावजूद मैं नीम के दरख्त पर 2 दिन सोता रहा और किसी को खबर तक ना हुई। इतने ही अरसे में मैंने इंटर कर लिया और पढ़ाई छोड़ दी। मेरे वालिद और वालदा का इंतकाल हो गया। मैं बड़े भाई और भाभी के साथ था। फिर भाई की शादी पिंडी में हो रही थी। मैं भाभी और अपने भतीजों के साथ शादी में शिरकत के लिए जा रहा था। पूरी रात मेरे कानों में आवाज पड़ रही थी कि जब जंगल में आकर गाड़ी रुके तो तुम गाड़ी से नीचे उतर आना। और फिर ऐसा ही हुआ। कोई जंगल था या वीराना। गाड़ी अचानक आहिस्ता आहिस्ता होकर रुक गई। मैं घर वालों की नजर बचाकर फौरन गाड़ी से नीचे उतरा। उतरने की देर थी कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लगा कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूं और खुद ब खुद मेरी आंखें बंद हो रही थी। मुझे पता ही न चला कि कितना वक्त गुजर गया और ना मुझे घर वालों की फिक्र थी। लेकिन हुआ यूं कि मेरे वजूद के 2 हिस्से हो गए। एक तो मैं था उस बियाबान जगह पर और दूसरा मैं गाड़ी में था, क्योंकि दोनों मंजर मुझे साफ नजर आ रहे थे। अब जब मेरी आंख खुली तो मैंने शहला को देखा। उसने कहा, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा क्योंकि तुम्हारे घर वाले भी मुतमईन होंगे। मैं उसकी बात का मतलब समझ गया। मेरी अजीब कैफियत थी। मैं खुद को घर वालों के साथ देखता और कभी शहला के साथ। मेरे दिमाग ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया। जो कुछ शहला चाहती थी वही हो रहा था। शहला मुझे लेकर खाने वाला आ गई और एक बहुत बोसीदा से कमरे में हम दोनों रहने लगे। मगर एक अजीब बात यह थी कि दिन को मैं अपने घर वालों के साथ शादी की तैयारी में होता और रात को शहला के साथ। शादी से एक दिन पहले मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा, क्या बात है, तुम बहुत खामोश हो गए हो, तुम तो बहुत हंसी मजाक किया करते थे। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं। शादी के खात्मे के बाद हम लोग वापस कराची आ गए। रात के वक्त मुझे शहला ने कहा, अब तुमको अपने घर जाना होगा। मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ट्रेन जब उसी जगह पर पहुंचकर रुक गई और मैं खामोशी से अपनी बहन के बराबर जाकर बैठ गया। जब कराची हम लोग पहुंच गए तो मैं तमाम बातें भूल गया और बिल्कुल नॉर्मल हो गया। फिर मेरे बड़े भाई ने कहा, तुमने अपने 2 साल खराब कर लिए, अब तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। मैंने कराची यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में एडमिशन ले लिया। ज्योग्राफिया में भी मेरा नाम आ गया, इसलिए उर्दू छोड़कर ज्योग्राफिया में आ गया। 3 साल लगाकर मैंने बी ऑनर्स कर लिया। लेकिन जब मैं आखिरी साल में था तो हमारा शोबा एक तालीमी सर्वे पूरे पाकिस्तान का कर रहा था, जिसमें सवात का नाम और पेशावर यूनिवर्सिटी का नाम शामिल था। इस सिलसिले में हम लोग जब सवात पहुंचे तो हम लोगों का कयाम व्हाइट पैलेस में हुआ, जो कि चांदनी रात में इस तरह रोशन हो रहा था कि देखने के काबिल था। हम लोग रात का खाना खाकर बाहर चांदनी रात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और हमारा पूरा ग्रुप बहुत खुश और मस्ती में था कि अचानक मैंने देखा कि एक फकीरनी रात के उस पहर हम लोगों से सवाल कर रही है। मगर सबसे अहम बात यह थी कि उसकी गोद में जो वो लड़का था वो मेरा हमशक्ल था। और ये बात सिर्फ मैंने ही महसूस नहीं की, बल्कि मेरे दोस्तों ने भी इस बात को महसूस किया। दोस्तों ने मेरे साथ मजाक भी किया कि सवात में तुम इससे पहले कब आए थे, वगैरह वगैरह। चांदनी रात में उस औरत का बच्चा साफ नजर आ रहा था। हम लोगों ने उसकी मदद भी की, मगर मैं खुद जानबूझकर उसके करीब नहीं गया। लेकिन फिर उसने आवाज दी, बाबूजी, आप कुछ नहीं देंगे अपने बच्चे को? सब लोग मुझे हैरत से देखने लगे और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ये क्या बकवास है, ये तुम्हारा बच्चा है, मेरा नहीं। अच्छा, नाराज क्यों होते हो, मेरे बच्चे को ही दे दो। मैंने जब उसकी तरफ 50 रुपए का नोट बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, शुक्रिया अदा किया और आइंदा जल्द मुलाकात होगी कहकर वो गायब हो गई। थोड़ी देर हंसी मजाक होता रहा और फिर हम लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मेरा रूममेट खालिद रात को 3 बजे घबरा कर उठा और मुझसे कहने लगा, बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है और कोई औरत धीमी आवाज में तुम्हारा नाम लेकर पुकार रही है। मैं नींद में था। मैंने उठकर दरवाजा खोला, मगर वहां कोई नहीं था।
मैंने खालिद को घूर कर देखा और दोबारा लेट गया कि अचानक हमारे कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई, मगर हम दोनों ने उसको नजरअंदाज कर दिया और खिड़की को अच्छी तरह बंद कर दिया और दरवाजा भी बंद कर लिया। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई और बिजली की चमक और बादल के शोर की वजह से तमाम लोग उठकर बैठ गए। तमाम दोस्तों ने बारिश में नहाने का प्रोग्राम बनाया, मगर जैसे ही बाहर निकले तो उस कदर ठंड हो रही थी कि हम सब दोबारा बरामदे में जमा होकर बारिश का नजारा करने लगे। हालांकि नजर कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ पानी का शोर था। फिर हमारे उस्ताद ने हम लोगों को अपने कमरों में भेज दिया। सुबह जब हम लोग सोकर उठे तो बाहर एक शोर मचा हुआ था। बाहर निकले तो देखा कि रात वाली औरत की लाश बारिश के पानी से भीगी हुई बाहर एक गार्डन में पड़ी थी और पुलिस लाश का मुआयना कर रही थी। फिर उसकी लाश को एम्बुलेंस के जरिए लेकर चले गए। 2-4 दिन आराम से गुजर गए। हम लोग स्वाद से फारिग होकर इस्लामाबाद के लिए बजरिया बस रवाना हुए। एक जगह पर बस आकर रुकी। दोपहर के खाने के लिए मैं उतरकर वॉशरूम की तलाश में जा रहा था कि रास्ते में वही औरत अपने बच्चे समेत मेरे बिल्कुल बराबर में आकर खड़ी हो गई और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। क्या बात है? मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा। आपने रात दरवाजा नहीं खोला? सवात में फिर देखे मेरे साथ क्या हो गया। आपकी अमानत आपको देने के लिए आई हूँ। वो बच्चे को मेरी गोद में जबरदस्ती दे दिया और फिर बच्चा मुझसे लिपट गया, लेकिन फिर उसने मेरी गोद से बच्चा लिया और कहा, इस बेवफा आदमी के साथ तुझे रहने नहीं दूंगी, और फिर अचानक गायब हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं सब कुछ छोड़कर अपने साथियों के पास आ गया और काफी हद तक अपने ऊपर काबू पा लिया। 2 दिन तक तो मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया और हम लोग चंद दिनों के बाद कराची वापस आ गए। फिर हमारा रिजल्ट भी आ गया और फिर वहां से ऑनर्स मुकम्मल करके मुख्तलिफ जॉब करता रहा और जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। काफी हद तक मैंने वो तमाम बातें भूलने की कोशिश की। तकरीबन 1 साल के बाद मेरी शादी हो गई और मुझे एटॉमिक एनर्जी कमीशन में नौकरी भी मिल गई। और फिर मेरी पहली बच्ची की पैदाइश पर मैं हॉस्पिटल जा रहा था जहां मेरी बेटी की पैदाइश हुई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो जो नर्स मेरी बेटी को लेकर मेरे पास आई वो वही औरत थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने कुछ न कहा, मुबारकबाद दी और 200 रुपए लेकर खामोशी से चली गई। मैं हैरान परेशान उसको देखता रहा, इसलिए मैं घर आ गया और मेरी सास और साली अस्पताल में रह गए। जब मैं घर आया तो चूंकि मैं घर में अकेला था, मेरा दिल बहुत परेशान था, इसलिए मैंने अपने जिगरी दोस्त रेहान मरहूम को बुलाया और रात अपने साथ गुजारने की दरख्वास्त की और उसको तमाम हालात बताए। उसके मशवरा पर हम लोग दूसरे दिन आमिल सैयद जैदी के पास गए जो पापोश में रहते थे। फिर उसने एक बात सही की कि कोई गैबी ताकत है जो आपके पीछे पड़ गई है। आप नमाज की पाबंदी करो और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बाजमात नमाज पढ़नी शुरू की। वक्त गुजरता रहा, मेरी दूसरी बच्ची हुई। इस मर्तबा भी उस नर्स ने मेरी बेटी को मेरी गोद में दिया, लेकिन इस मर्तबा उसने एक बात कही, तुम अब लड़के को तरसोगे और अब तुम्हारे घर में सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी और ये आखिरी औलाद है। इसके बाद तुम्हारे घर कोई औलाद नहीं होगी। मेरे 3 बच्चे ज़ाया हुए। आज मेरी बच्चियों की शादी हो गई। ना मेरी औलादे नरीना है और ना कोई औलाद हुई। सिर्फ 2 बेटियां समरीन और अमारा ही हुई। आज मैं 70 साल का हो गया हूँ। 2012 में सिविल एविएशन अथॉरिटी से रिटायर्ड हो गया और नमाज की पाबंदी अभी तक कायम है, मगर उसके बाद अब तक कोई वाकया नहीं हुआ।